हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में यानी जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की संरचना के बारे में सामान्य रूप से जानकारी दी गई थी। अब आज जो है जो कोशिका के अंदर जीवित या सजीव कोशिकांग है, उनका वर्णन करना है, उनकी संरचना और उनके कार्यों के बारे में आपको बताना है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो सजीव कोशिकांग हैं, उनमें पहला मैं शुरू कर रहा हूं। पहला है अंतःप्रदव्यी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और या हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्यी जलिका। तो इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 में किया था और संरचना के आधार पर यह 3 तरह की होती है: सिस्टर्नी, वेजाइकिल्स और ट्यूबुलर। सिस्टर्नी, वेजाइकिल्स की हिंदी है थैलियां, ट्यूब्यूल्स की हिंदी है नलिकाएं। सिस्टर्नी ये लंबी, चपटी, शाखाहीन नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। नलिका के आकार की संरचना होती है, लंबी होती है, चपटी होती है और कोशिका द्रव्य में ये एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। और दूसरी है थैलियां या वेजाइकिल, ये अंडाकार या गोलाकार संरचनाओं वाली होती हैं। नलिकाएं ये छोटी, लंबी लेकिन शाखान्वित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये क्या करती हैं, क्योंकि ये केंद्रक कला से और जीव द्रव्य कला तक जुड़ी होती हैं, तो इनका जो संबंध है, इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना होता है। आप चित्र में देखेंगे तो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं कि ये 3 तरह की संरचना के आधार पर कैसी होती हैं। ये बच्चों चित्र को देखो। चित्र साफ दिखाई दे रहा है आपको। चित्र में पहली आप देखेंगे जो सिस्टर्नी लिखी हुई है, ये देखिए लंबी नलिका के आकार की हैं और एक दूसरे के समानांतर कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती हैं। दूसरी देखिए ये गोल और अंडाकार 2-3 संरचनाएं बनाई गई हैं। और तीसरी जो किनारे की ओर बनाई गई है, ये भी नलिका के आकार की चपटी हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड हैं, शाखान्वित हैं। यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसमें से शाखाएं निकली हैं, ब्रांच निकली हुई हैं। तो संरचना के आधार पर 3 तरह की हैं: सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाएं। अब आता है कि ये राइबोसोम के आधार पर, यानी इनके ऊपर ये राइबोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इस आधार पर भी ये 2 तरह की होती हैं। जो नीचे का चित्र बना हुआ है बच्चों, अगर वो गोल गोल जो संरचना इस पर बनी हुई है, देखिए यहां पर ये देखिए नलिकाओं के ऊपर ये गोल गोल जुड़ी हुई संरचनाएं बनी हुई हैं। वो गोल गोल क्या चीज है? ये गोल गोल जो है राइबोसोम है। जब इस नलिका के ऊपर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, तब ये जो होती है कणिकामय कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? कणिकामय कहलाती हैं। और जब इस पर नहीं पाया जाता है, तब ये चिकनी है, देखिए
और इस पर ये राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये चिकनी या स्मूथ कहलाती हैं। तो इस तरह से ये इनके चित्र हैं। चित्र आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। देख लिया। तो इस तरह से बच्चों ये अंतःप्रदवी जो जलिका है, एक तो संरचना के आधार पर 3 तरह की है और दूसरा जो है राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर 2 तरह की होती है। जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा वह कणिकामय है और जिस पर नहीं पाई जाएगी वह अकणिकामय होती है। अब अंतःप्रदवी जलिका के कार्य क्या होते हैं? अंतःप्रदवी जलिका जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है बच्चों, तो वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करती हैं और ये जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका से संबंध बनाने का भी कार्य करती हैं। विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर का नियंत्रण भी करती हैं और कंकाल की भांति ये कोशिका का यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं और कोशिका विभाजन के समय ये केंद्रक आवरण का निर्माण करने का कार्य करती हैं। जो चिकनी अंतःप्रदवी जलिकाएं होती हैं ये ग्लाइकोजन संग्रह का भी कार्य करती हैं। तो एक ये हो गया जीवित कोशिका। अब मैं दूसरा जो जीवित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका द्रव्य में कणों के रूप में या तंतुओं के रूप में गोल छड़ों के रूप में पाई जाती है और इसका आविष्कार अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में किया था। इसकी संरचना में है कि यह चूंकि अंडाकार है, संरचना जो चित्र में दिखाया जाएगा दोहरी दीवार की बनी होती है और ये भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह से ही ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है और 2 दीवार है। तो दोनों दीवार के बीच में जो गैप होता है उसको बाह्य कक्ष कहते हैं। बाहरी दीवार इनकी सपाट होती है और भीतरी दीवार में भीतर की ओर अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं और इन क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट की भांति F1 कण पाए जाते हैं या उनको आपसी सोम कहते हैं और F1 कणों में एटीपी निर्माण के एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स की दीवारों में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं और डीएनए पाए जाते हैं। बच्चों पहले इसका आप चित्र देखें। ये दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की लंब काट का चित्र है। इसमें आप देखेंगे कि बाहर की ओर ये दोहरी दीवार है और भीतर की जो दीवार है वह भीतर की ओर अंगुलियों जैसा उभार बनाती है। यहां पर आप देखेंगे कि ये उभार है। ये अंगुलियों जैसा उभार है बच्चों। इस अंगुलियों जैसे उभार को ही क्रिस्टी कहते हैं और इस क्रिस्टी के ऊपर आप देख रहे हैं
कि ये काले कण दिखाई दे रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको F1 कण कहते हैं। अब इसके बाहर का, भीतर का जो है, ये जो भाग पूरा है, यह जो है आंतरिक चैम्बर कहलाता है। और ये बाहर का जो है, जहां मैंने पेन रखा है, ये इसका बाह्य कक्ष है या आउटर चैम्बर कहलाता है। और ये बाहरी दीवार है और वो भीतरी दीवार थी। और इसके अंदर जो है, जो इसका मैट्रिक्स है प्रोटीन युक्त, इसी मैट्रिक्स के अंदर बच्चों पाए जाते हैं श्वसन संबंधी एंजाइम्स। तो जिसमें श्वसन क्रिया होती है और भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। और एटीपी के रूप में संचित रहती है। और जब कोशिका को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस ऊर्जा को सप्लाई करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये चित्र है बच्चों, चित्र के माध्यम से आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी है। यानी इसकी बाहरी दीवार जो होती है वह चिकनी होती है, भीतरी दीवार भीतर की ओर अंगुलियों जैसा उभार बनाती है, जिस पर F1 कण पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लघु उत्तरी में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, उसके क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं, जिसमें ये श्वसन संबंधी एंजाइम्स होते हैं। और जब आपसी श्वसन की क्रिया होती है तो भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। कोशिका को जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की सप्लाई करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद है बच्चों गाल्जी काय। गाल्जी काय का जो आविष्कार है कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किया था। ये सभी जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 खोखली बेलनाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। और इसके 2 तल होते हैं, एक अवतल और दूसरा जो होता है वह उत्तल होता है। एक फार्मिंग जिसे कहा जाता है, जिस पर के नए ट्यूब्यूल्स बनते हैं या सिस्टर्नी बनती हैं, वह उत्तल तल पर बनती हैं। और अवतल तल पर ये क्या करती हैं, टूट करके गोल गोल रिक्तिकाओं के रूप में निकलती रहती हैं। तो जो उत्तल सतह है उस पर बनने वाली हैं और अवतल सतह पर टूट करके क्या होती हैं, बाहर निकलती रहती हैं। और पादप कोशिकाओं में गाल्जी काय छोटे छोटे समूह में होती हैं, जिन्हें हम डेक्टियोसोम कहते हैं। और ये खास तौर से बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरे नीले शैवालों में पाई जाती है। कौन सी, डेक्टियोसोम जो है। और इनका चित्र बच्चों जो है ये है इनका चित्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डेक्टियोसोम कह रहे हैं। या ये गाल्जी काय देखिए, ये चपटी नलिकाओं के आकार की हैं, किनारों पर फूली हुई हैं। ऊपर का जो भाग देखिए, ऊपर लिखी हुई है गोल स्रावी रिक्तिका, यानी ऊपर टूट करके ये निकलती रहती हैं। और नीचे की ओर देखिए जहां लिखा हुआ है फार्मिंग फेस, दिखाई दिया, वहां पर ये नई सिस्टर्नी क्या होती रहती हैं,
बनती रहती हैं। तो एक तरफ बनती रहती हैं और एक तरफ टूट करके बाहर निकलती रहती हैं। तो ये दो इनकी सतह होती है। और इनका कार्य क्या है? ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती हैं और कोशिकीय पदार्थ का श्रावण एवं संचयन करती हैं। कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य करती हैं। अब आया एक इंपॉर्टेंट अंग है लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स अंग्रेजी में। सर्वप्रथम इसकी खोज हैकल ने 1865 ईस्वी में की थी और बाद में सिम्पर ने जो है लवक शब्द का नाम दिया था। तो लवक प्रायः गोल, अंडाकार और चपटे होते हैं। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं पौधे के हरे भाग में पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसके कारण पौधों की पत्तियों का या पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इन्हीं से भोजन बनता है। और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। ये रंगीन होते हैं, पीले, लाल, नारंगी रंग के। इससे जो है जो पौधों में फूल कलर्ड या विभिन्न रंगों के बनते हैं, इन्हें वर्णी लवक के कारण ही बनते हैं। और फल भी, जैसे फल जब कच्चा होता है तब हरा होता है, यानी तब उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। और जब फल पक जाता है तो कलर्ड हो जाता है। टमाटर पहले हरा रहेगा और फिर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। चाहे वो अनार है। तो ये जो भी फल हैं पकने पर कलर्ड हो जाते हैं। हरी मिर्च है, हरी रहती है, पक जाती है तो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। क्यों ऐसा होता है ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि जब हरी रहती है तब उसमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और पकने पर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए वो कलर्ड हो जाते हैं। और अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जैसे ये अनाज के भीतर यानी कि मंड है, वसा है, प्रोटीन्स है इसके अंदर, या अंडरग्राउंड स्टेम है या भूमिगत तने हैं, उनके अंदर जो है ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब है कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनता है, इसलिए हम इसे कोशिका की रसोई भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कोशिका की रसोई। ये भी दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। वही इसमें भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसके भीतर का जो मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और अब इसके मैट्रिक्स में, यानी जो मैट्रिक्स है उसमें दो भाग है। जो मैट्रिक्स वाला पूरा दानेदार भाग है जेलीनुमा, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और उसी में सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको कहते हैं ग्रैनम। तो ग्रैनम या थाइलेक्वायड स्ट्रोमा में पाई जाने वाली झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाएं होती हैं और इनको थाइलेक्वायड कहते हैं। झिल्ली नुमा नलिकाओं जैसी होती हैं, चपटी सी। और जब ये एक दूसरे के ऊपर सिक्के जैसा ढेर बनाती हैं, एक के ऊपर एक, तब उसको कहते हैं ग्रैनम। और एक हरित लवक के में
ग्रैनम की संख्या 40 से लेकर 100 तक होती है और हर ग्रैनम पीठिका पटलिका या स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं और थाइलेक्वाइड में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यहां पर बच्चों जो है इसका चित्र आप देखेंगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है। हरित लवक की संरचना है, ये दोहरी भित्ति की बनी हुई दोहरी दीवार की होती है और इसके भीतर है जो दानेदार या पॉइंटेड जो बनाया गया है वह पूरा स्ट्रोमा का भाग है और उसमें सिक्के जैसे, सिक्के के ऊपर जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा जाए, तो यह जो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना है यह चपटी पुटिकाओं की बनी हुई होती है। इनको कहते हैं ग्रैनम और एक को कहते हैं, जो सिंगल है उसको कहते हैं थाइलेक्वाइड, यानी थाइलेक्वाइड ही एक दूसरे पर जमा होती जाती हैं और सिक्कों जैसा ढेर बनाकर ग्रैनम कहलाती हैं और थाइलेक्वाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से एक एक नलिका द्वारा जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा लैमेली। तो इसके अंदर भी बच्चों जो है ये राइबोसोम भी पाए जाते हैं और इसमें जो है डीएनए भी पाए जाते हैं और क्योंकि दो भाग है इसका, स्ट्रोमा और क्या चीज है, ग्रैनम, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वह ग्रैनम भाग में होती है क्योंकि थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल होते हैं उसमें, और प्रकाशिक क्रिया के बाद जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वह कहाँ होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है। तो ये हरित लवक भोजन बनाने का कार्य करते हैं। मंड लवक, तेलद लवक व प्रोटीन लवक ये संचय का भी कार्य करते हैं और हरे रंग के अतिरिक्त ये फूलों को रंग भी देते हैं जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। इसके बाद है राइबोसोम। क्या चीज है? राइबोसोम। राइबोसोम ये इसका आविष्कार पैलेडे ने 1905 ईस्वी में किया था और ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं और अंतःप्रदब्बी जलिका की कला के ऊपर भी पाए जाते हैं, केंद्रक कला के ऊपर भी ये पाए जाते हैं और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम दो छोटी यूनिट का बना होता है, एक 50S और दूसरी 30S की। वैसे ही 80S जो राइबोसोम है वह ये 60 और 40 सब यूनिट से बना हुआ होता है और इनका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का, यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनका भी चित्र है बच्चों कि किस तरह के ये राइबोसोम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए,
ये देखिए राइबोसोम, देखिए मैंने बना दिया है डमरू के आकार की संरचना जैसा है। ऊपर 50S लिखा है और नीचे 30S लिखा है, और बगल में भी जो चित्र बना हुआ है तो उसमें दिखाया गया 70S के नीचे की ओर एक 50 और एक 30S, ये सब यूनिट का बना हुआ होता है। तो इसी तरह से 80S प्रकार का भी होता है डमरू की तरह से, जिसके दो सब यूनिट होते हैं 60 और 40S, 60S और 40S। तो इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चों, इसका आविष्कार डी डूबे ने 1955 ईस्वी में किया था, और ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं, गोलाकार होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। लाइसोसोम के अंदर जो है अपघटनीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरी थैलियां पाई जाती हैं, और लाइसोसोम का अर्थ ही होता है पाचक काय। इनका निर्माण गाल्जी काय या अंतःप्रदव्य जलिका के द्वारा होता है। ये क्या करती हैं? कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का पाचन का कार्य करती हैं, और प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करके ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता और होती है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कभी कभी इस एंजाइम के कारण ही ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का कौन सा कोशिकांग है सुसाइड बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वो क्या है? लाइसोसोम है। इसके बाद है तारक काय या सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो संरचना होती है बच्चों, ये जो है पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। और जंतु कोशिकाओं में भी ये केंद्रक के पास पाई जाती है, और केंद्रक के ऊपर पाई जाती है, और इसमें सेंट्रियोल, इसके जो है दो भाग होते हैं, तारक परिकेंद्र और तारक केंद्र। तो जो बाहर का भाग होता है वह तारक परिकेंद्र कहलाता है, और जो भीतर का भाग होता है वह कहलाता है तारक केंद्र। ये बच्चों, ये नीचे जो चित्र बना हुआ है, जो नीचे है, देखिए ये इस तरह की संरचना होती है, जैसे सूरज में जैसे किरणें लगे इस तरह का, तो वह तारक केंद्र है, और उसके चारों ओर का जो द्रव पदार्थ है वह तारक परिकेंद्र कहलाता है। और ये क्या करती हैं कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन के समय ये स्पिंडल फाइबर बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए कोशिका विभाजन में ये सहायक होती हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं, जो सजीव कोशिकांग हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और उनके कार्य क्या होती है। और कहीं कहीं पर ये चीजें अलग निकल करके आई कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर क्यों कहा जाता है कोशिका का, या एक रहा कि लाइसोसोम को जो है हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उनको भी जानना जरूरी होता है। तो इस तरह से इनकी संरचना
और इनके कार्यों के बारे में हमने आपको बताया। और फिर आगे के क्लास में आगे आएगा केंद्र की संरचना है, डीएनए है, आरएनए है, तो अगले वीडियो में उसे बताएंगे। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास समाप्त हुआ और गुड बाय, थैंक यू। वीडियो को आप देखें, सुनें, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। थैंक यू बच्चों।